हेलो बच्चों, इंटीग्रेशन में अब आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन मींस प्रैक्टिस, तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली इंटीग्रेशन का कम और ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा है। सॉल्यूशन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है। ये जो ब्रैकेट है दिस इज नॉर्मल ब्रैकेट, दिस इज नॉट GIF। अगर ये GIF होता तो वो साथ में लिखता वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सिंपली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वो हो जाएगा साइन ए माइनस बी। इसमें से इसको घटाया तो x/4 कैंसिल, 9π/8 में से 7π/8 क्या, तो कितना बचेगा 2π/8, वो हो जाएगा π/4। एक तो ये हो गया, और साइन में फिर एक हो गया सम कितना हो जाएगा x/4 मिलके x/2 हो गया। 9 और 7 16 हो गया, तो ये हो गया 2π + x/2 dx। साइन 2π + थीटा साइन थीटा होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, और ये कितना हो गया साइन x/2 dx। तो ये बस ऐसे देखने में डरावना था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो गया -cos अपॉन हाफ, तो +c, ये ही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या दे रखा है कि ये भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री एज सच, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है कि डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इस मतलब हो सकता नहीं, ऐसा ही है, डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट उसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में खूब है। ठीक है, स्पेशली जैसे लिमिट्स हो गया, उसमें खूब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस आएंगे। इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो cos 4x + 1 अपॉन cot x माइनस tan x, तो 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर हाफ द एंगल होल डिवाइडेड बाई cot x माइनस tan x। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है कि cot x माइनस tan x, अगर इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये 2 cot 2x हो जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ऊपर कॉस का माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, वो cos 2x हो गया, और नीचे साइन x इंटू कॉस x हो गया, वो साइन 2x हो गया। तो अपॉन 2 cot 2x इंटू dx, cot ऊपर जाके tan हो गया, और 2 कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x। cos 2x और cos 2x कैंसिल, तो साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्म लग जाएगा, विल बी हाफ ऑफ साइन में डबल द एंगल, तो वो हो गया 4x dx। तो ये भी बहुत सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -1/2 cos 4x, x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया, तो 4 + c, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ फंक्शन g डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, एक फंक्शन g है जो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, सेटिस्फाइज g' x² बराबर x³। मतलब उसने क्या बोला है कि g'(x²) x³ के बराबर है, एंड g1 = 1 है। फिर उसने बोला है कि g4 क्या होगा। ठीक है, g4 क्या होगा। अब देखो, ये हमने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में कि कभी भी ऐसे डैश लिखा हो, उसका मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये इज़ नथिंग बट इट इज़ डी
डी एक्स स्क्वायर ऑफ जी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक तो देखो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो इधर तो आ जाएगा डी जी एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग को इंटीग्रेट करना है तो ऑफकोर्स सीधा सीधा वही समथिंग आ जाएगा। मतलब जी एक्स स्क्वायर को एक मिनट के लिए तुम टी बोलो तो ये तो ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन डी टी, तो वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी आएगा, तो वो हो गया हमारा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब और डी एक्स स्क्वायर को लिख लिया 2x dx, तो ये हो गया 2x रेज टू पावर 4 dx, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/5 x रेज टू पावर 5 प्लस c। अब क्या है, c निकालने के लिए उसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि g1 1 है, तो x बराबर 1 रखने पे g1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से c विल बी 3/5। एक तो ये हो गया, और फिर वैल्यू किसका पूछा है, g4 चाहिए। अब 4 लाने के लिए इसमें अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो g4 आ जाएगा, g4 बराबर 2/5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3/5, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 6 विच इज 64, तो 64 प्लस 3 67/5, ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज 28th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 29th, साइन एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस एल्फा, ये भी फिर अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री है। साइन एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस एल्फा। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स एल्फा इज ए कांस्टेंट। अब ये जो टर्म लिखा है इसमें एल्फा अगर कांस्टेंट है तो ये साइन एल्फा कांस्टेंट है, इसका तो मतलब के लिखा हुआ है तो बाहर चला जाएगा। इन दोनों इंटीग्रेशन को पहले ब्रेक कर सकते हैं, ये बाहर चला जाएगा। साइन एक्स की जगह x माइनस एल्फा लिखा है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x लिखा है, तो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें भी हमें कुछ और नहीं चाहिए, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया साइन एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा dx, इसको अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 θ/2, इतना होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस डबल द एंगल होल डिवाइडेड बाई 2 dx, ये हो गया। अब एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर लो, दिस इज साइन एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस एल्फा। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये आ गया हाफ, तो हाफ का इंटीग्रेशन x/2। फिर ये आ गया कॉस एक्स माइनस 2 अल्फा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो माइनस हाफ तो ऐसे ही बाहर हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स माइनस 2 अल्फा प्लस सी, यही आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इट इज साइन 2x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस 1 माइनस 2
देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा। तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं कॉस, इसमें एंगल का डबल, तो वो हो जाएगा 4x, कॉस एक्स एंड कॉस 4x, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 कॉस सम बाई 2, तो वो हो जाएगा अभी 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये हो गया कॉस एक्स और प्लस कॉस 4x। ठीक है, अब 4x ऊपर से देखो कि कैसे बना सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी में ये हो जाएगा 2 साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस में सम बाई 2, तो 5 और 3 8 अपॉन 2 4 हो गया, तो कॉस 4x आ गया। प्लस इस साइन 2x को भी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, कॉस एक्स प्लस कॉस 4x, कॉस एक्स प्लस कॉस 4x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉमन लेने के बाद ऐसे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 4x dx। अब देखो इसी के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, ये सोचने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कहाँ पे क्लब करें, वो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस ही आएगा। प्रैक्टिस से बेसिकली कुछ नहीं, यू विल बी एबल टू सी 1-2 स्टेप डाउन द लाइन। तो अगर हम 1-2 स्टेप डाउन द लाइन सोच लें कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ तो आगे जाके क्या मिलेगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। एक चीज़ तो ये होगा कि हम पहले इसको क्लब कर लें, फिर ऊपर कुछ करें, फिर आगे जाके लगे कि यार ये तो फंस रहा है, फिर हम वापस आएँ, फिर हम कोई दूसरा मैनिपुलेशन करें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर हम खूब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आगे जाके हम इतनी फ्लुएंसी आ जाएगी, हम 2-3 स्टेप आगे का सोच सकते हैं कि अगर मैं इधर जाऊँ तो आगे क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा। फिर जैसे मैंने बोला कि ये 4x आया और 5 और 3 8/2 भी 4 होता है, इस तरह की चीज़ें दिख गई तो हमें लगेगा शायद इसी डायरेक्शन में चलने से कुछ मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो इट विल बी -2 cos x प्लस सी, यही आंसर हो गया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ट्रिग्नोमेट्री। इट इज cot स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन 2 cot 2x माइनस cos 8x इंटू cot 4x dx। ठीक है, पहले तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई 2 cos 2x अपॉन साइन 2x। तो एक साइन ये कैंसिल हो गया, माइनस cot 8x इंटू cot 4x dx। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा 4x, 2 साइन 2x cos 2x मिल के हो जाएगा साइन में डबल, माइनस cot 4x, सॉरी माइनस पहला cos है दूसरा cot है, तो पहला हो जाएगा cos 8x इंटू cot 4x, cos अपॉन साइन, ये भी cot 4x हो गया, तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया cot 4x, इसको कॉमन निकाल लिया, cot 4x 1 माइनस cos
8x dx। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल थीटा बाई 2। तो कॉट 4x कॉमन आ गया एंड ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल dx। यहाँ पे 8x लिखा है तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल। अब ये इजी है, ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन स्क्वायर 4x। तो एक साइन कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा 2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा साइन 2 थीटा dx। उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 8x अपॉन 8 प्लस c। ये हो जाएगा, बस यही आंसर है। अब इसके लिए तो मैं देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह सब अच्छी तरह याद होने चाहिए। न्यूमरेटर में कॉस रेज टू पावर 4 माइनस साइन रेज टू पावर 4, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए ये हो गया। तो न्यूमरेटर में तो इफेक्टिवली क्या लिखा है, कॉस 2x अपॉन दूसरे वाले के लिए ये हो गया फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 cos square half the angle. So this will be root over 2 cos square 2x dx. So 1 by root 2 बाहर कर दिया। थियोरेटिकली देखो पहले तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन मॉड cos 2x dx। अब इसने बोला कि cos 2x पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by root 2 cos 2x अपॉन cos 2x इंटू dx। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 by root 2 x प्लस c। ये आंसर हो गया। आगे 33rd क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्यूबिक एक्सप्रेशन अपॉन 2x प्लस 1 dx। टू एक्स प्लस 1 dx। अब देखो लीनियर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2x प्लस 1। तो एक तो हम पहला तुक्का तो ऐसे मार सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो क्यूबिक है शायद उसके फैक्टर भी 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर में हम जितने 2x प्लस 1 बना सकते हैं उतने हमने बना लिए। ठीक है, कैसे बना लिए, अगर ये a क्यूब है मतलब क्यूबिक है तो तुम ऐसे सोचो नीचे जो लिखा हुआ है 2x प्लस 1 वो a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप a प्लस बी टाइप चीज़ लिखा है। तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब क्रिएट कर लें तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी आ जाएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। पूरे मैनिपुलेशन में ये हमने बिल्कुल 11th में शुरू में FOM में भी बोला था कि मैनिपुलेशन करते समय हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर इज समथिंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। न्यूमरेटर से एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो 2x प्लस 1 हम न्यूमरेटर में क्रिएट करने के लिए देखो वैसे तो ये 8x क्यूब होना चाहिए तभी ये 2x प्लस 1 बनेगा। और एक बार हम सोच लेते हैं व्हाट वी
कैन डू। दिस इज इक्वल्स टू 2x+1। अगर इन दोनों जगह से लें 2x+1, ऐसे सोचो पहले और दूसरे से, ठीक है। तो 2x³ बनाने के लिए अगर 2x यहाँ पे तो x² यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 2x³ हो गया प्लस एक x² हो गया, तो 3x² में से एक x² यूज़ हो गया, प्लस एक x² यूज़ हो गया, तो अभी कितना बचा 2x²। तो उसको ठिकाने लगाने के लिए फिर हमने ऐसे लिखा, तो यहाँ से 2x² आ गया, यहाँ से x², 3x², फाइन, 2x³ फाइन। अब 4x बचा, 4x यहाँ से कितना आ जाएगा 1x, 1x आ गया, तो 3x और बचा। तो 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x+1 3/2। अभी आगे भी आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो कैंसिल हो जाएगा, 3x यहाँ से आ गया, x यहाँ से आ गया, तो टोटल 4x हो गया। तो ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, 5 बचा। यहाँ पे कहीं कांस्टेंट आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा बस 3/2। तो 5 में से हम 3/2 को बाहर निकाल चुके हैं, तो प्लस कितना और बचा 7/2 dx। तो 7 3 10/2 मतलब 5 आ गया। अब ऐसे लिख लिया हमने। अगर तुम्हें देखो ये क्लिक नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजरली तो हम हमेशा ही जा सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है px/2x+1, तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, px को हम लिख दें कोशेंट इंटू 2x+1 प्लस रिमाइंडर, ये तो पॉलिनोमियल को लिख ही सकते हैं 2x+1। फिर सेपरेट कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा qx प्लस रिमाइंडर अपॉन 2x+1। तो ये जो बेसिकली हम अलग लिख रहे हैं x² प्लस x प्लस 3/2, 2x+1 कैंसिल हो गया तीनों जगह, प्लस 7/2 2x+1। तो ये उसी फॉर्मेट को लिखने का एक तरीका हो गया। ये बेसिकली कोशेंट हो गया। किसका कोशेंट? अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2x+1 से डिवाइड करूं, जैसे भी 8th 9th 10th में डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, वैसे तो इतना आ जाएगा, प्लस ये 7/2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए ये ऐसे लिखा गया। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू x² का इंटीग्रेशन x³/3, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 3/2x प्लस 7/2 1 अपॉन, अगर 2x+1 लिखा है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln x, तो ln mod 2x+1। लीनियर एक्सप्रेशन है x की जगह, इसलिए सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा। यही आंसर हो गया। सो दिस इज 33rd क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन क्या बोला है, x² प्लस sin² अपॉन, नीचे लिखा है 1 प्लस x²। चलो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं sin² sec² को नीचे ले आए, cos² आ गया इंटू dx। अब देखो अगर नीचे 1 प्लस x² लिखा है और ऊपर हमें एक x² दिखाई दे, तो ऑब्वियस थॉट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे भी x²+1 क्रिएट करते हैं, तो एक जोड़ दिया एक घटा दिया, ठीक है। x²+1 इसको अलग करेंगे, 1 और sin² को अलग करेंगे, तो उसको भी हमने ऐसे लिख लिया इंटू dx। ये हो गया 1 प्लस x² इंटू cos²x, ठीक है। तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin² आ जाएगा, तो यही आ गया। अब ये ऐसे हो गया a माइनस 1 माइनस sin² इज नथिंग बट cos², तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो चलो एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x²+1 माइनस cos²x अपॉन
सेपरेट कर दिया। पहले वाले में तो 1/cos² x आएगा और दूसरे वाले में 1/x² + 1 आएगा dx। तो sec² x -1/1 + x² dx। sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और 1/1 + x² का हो जाएगा tan 1x + c। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। दिस इज dx/√9 - 16x²। अब तुम सोचो 1/√ के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा है, तो इससे मिलता जुलता कौन सा फॉर्मूला तुम्हें पता है? तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है वो हमें ये है कि 1/√1 - x² sin 1x + c होता है। तो वहाँ तो 1 चाहिए हमें, ये वाला टर्म 1 होना चाहिए। तो वो बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 9 कॉमन निकाल दिया, तो रूट के बाहर आके वो 3 हो गया। dx/√1 - 4/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसके साथ मैच करो। 1 - x² में x की जगह पे क्या लिखा है, लीनियर, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इज 1/3 sin 1 न्यू आर्ग्यूमेंट कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 1/4 sin 1 4/3x + c। ये आंसर हो गया। 36 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या किया, 25 बाहर कर दिया और इसको लिखा है dx/1 + 2/5x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। इसको tan 1x + c, इसको -cot 1x भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/25 1 प्लस लीनियर का स्क्वायर, तो वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। tan 1 2/5x बस 2/5 से डिवाइड कर दिया कोफिशिएंट ऑफ x से। एक 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 × 2 10 हो गया, तो 1/10 + c। यही आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 will be tan 1 1 + cos x upon sin x dx। 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos² x/2, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। इज इक्वल्स टू tan 1 ऑफ cot x/2। ठीक है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos/sin cot आ जाएगा। अब देखो, वैसे तो जो बाहर tan 1 लिखा है उसको लिख सकते हैं π/2 - cot 1 थीटा। ठीक है, वैसे तो जो cot 1 cot x है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा। इसका आंसर x भी आ सकता है, x मतलब x/2 भी आ सकता है, जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा है, या फिर x/2 माइनस पाई भी आ सकता है, x/2 - 2π भी आ सकता है। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो या तो हमें पता होना चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है,
उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में तो उसने खुद लिख के दे दिया था कि cos 2x पॉजिटिव है, तो हमने मॉड हटा दिया। यहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिया। तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर देख के मेरे को समझ में आ जाएगा। अगर उसने आंसर लिख रखा हो कि आंसर इज़ दिस इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ x लाइज बिटवीन, इस तरह के अगर आंसर दे रखे हैं तो फिर हम उसी के हिसाब से देखेंगे कि कॉट इनवर्स कॉट का इफ़ यू रिमेंबर ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये तो अलग अलग डेफिनीशंस हो जाएगा ना। इसका तो चलो y बराबर x हो जाएगा, इसका y बराबर x माइनस पाई हो जाएगा, फिर इसका y बराबर x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। तो वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर उसको इसके हिसाब से आंसर देना होगा तो वो ऑप्शंस में ऐसे लिखेगा। अदरवाइज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सब चलता है। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है तो हम तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा ही बोल देंगे। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है तो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2x हो गया, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर उसने x की वैल्यू को मेंशन नहीं कर रखा है तो हम भी सीधा सीधा ही फॉर्मूला लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के एक तरीका तो ये है कि हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें। तो नीचे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10, और एक दूसरा जो कॉस बचा वो ऊपर जाके हो गया सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, प्लस सी, ये आंसर हो गया। ऑल्टरनेटिवली इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिख लेते कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू dx अपॉन कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2, मतलब कॉस के अंदर थीटा लिखो माइनस थीटा लिखो एक ही बात है, तो इसको ऐसे लिखो एक ही बात है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो वही वाली चीज़ आ जाएगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हाफ एंगल कर दिया, ये हो गया, विच इज़ हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, तो सेक स्क्वायर के अंदर लीनियर है इसलिए ये चल जाएगा, एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 10 एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। तो ये ऑफकोर्स ये वाला आंसर उसमें कन्वर्टेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 विच इज cos 8x माइनस cos 7x अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x। देखो ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन है, मतलब पहली बार करोगे तो हो सकता है बहुत टाइम लगे मैनिपुलेशन में, बट ये वो वाला क्वेश्चन है, हमने एक बार कर लिया तो फिर हमें इस तरह का क्वेश्चन दैन वी कैन अगेन थिंक ऑफ। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं, उस टाइप वाली वो वाली टाइप की चीज़ हो गई। तो न्यूमरेटर में जो लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी, उसमें आ जाएगा 2 साइन सम बाई 2 15x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 1 प्लस 2 कॉस 5x, मतलब इसके ऊपर कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसका मतलब क्या है कि हमने लिख दिया 2 2
या साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ मतलब साइन थीटा वाला लगाते हैं। वन, वो तो कॉस स्क्वायर को आगे चल के भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x/2 इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में देखो 2 इंटू 1 और 1, ये हो गया 3, माइनस 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर 5x/2, ये हो गया। अब देखो 3 और 4 अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से मेरे को साइन 3 थीटा की फील आ जानी चाहिए। तो इसका जो 3 गुना है वो 15x/2 होगा। तो ये वाला जो टर्म लिखा है वो बेसिकली साइन 3 थीटा ही लिखा हुआ है। तो ये माइनस बाहर निकलेगा और ये 2, वो तो -2 बाहर हो गया। इस वाले टर्म को हमने साइन 3 थीटा से ब्रेक कर दिया, तो दैट विल बी 3 साइन थीटा मतलब 5x/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया, इनटू यहाँ पे बचेगा साइन x/2 dx। ठीक है, इसमें से अगर हम साइन 5x/2 कॉमन निकाल लें तो बचा हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद -2 साइन 5x/2 साइन x/2 dx विच इज़ इक्वल्स टू माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसमें से एक साइन वाला टर्म कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ये भी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, दैट विल गेट कैंसिल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी कॉस में डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4/2 2x माइनस कॉस में सम, तो 5 और 1 6 मतलब 3x dx। सो दिस विल बी माइनस साइन 2x/2 माइनस ये बाहर वाला, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 3x/3, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो मोर और लेस दिस इज नथिंग बट, अगेन वी कैन से 50% या 60-70% इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज 2 + 3x² अपॉन x² 1 + x² dx। तो इसमें भी देखो x² और 1 + x² के टर्म लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर में भी x² लिखा है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें से 2x² निकाला और पहले वाले 2 के साथ क्लब कर लिया और एक x² अलग कर दिया। सही है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x² + x² 3x² हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दिया, तो पहले वाले में तो 1 + x² कॉमन आ जाएगा 2/x², दूसरे वाले में x² कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 + x² इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है एंड 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। अब तक तो ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। नेक्स्ट, sin 2x माइनस साइन 2k अपॉन sin x माइनस साइन k प्लस cos x माइनस cos k dx, ये क्वेश्चन है। कैसे करें? सबसे पहले तो न्यूमरेटर में
मतलब ये जो साइन 2x लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में कितना आएगा, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये आ गया, तो इसमें अभी एक 1 एक्स्ट्रा है। फिर माइनस साइन 2k को लिख सकते हैं साइन के प्लस कॉस के का होल स्क्वायर। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक 1 एक्स्ट्रा आएगा, वो 1 और ये वाला 1 दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, 2 साइन के कॉस के साइन 2k हो गया। डिनोमिनेटर में x को एक तरफ कर देते हैं, साइन x प्लस कॉस एक्स, और माइनस साइन के प्लस कॉस के इंटू डी एक्स। अब तो तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो, ये अल्फ़ा लिखा है, ये बीटा लिखा है, तो न्यूमरेटर में हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो मतलब इस तरह की चीज़ होगी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो दैट विल बी नथिंग बट, न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के dx। दिस इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन के का इंटीग्रेशन कॉस के नहीं बोलेंगे, ये समझता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में, के तो कांस्टेंट है, तो साइन के का इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन के और प्लस कॉस के एक साथ ही लिख सकते हैं। इस पीरियड को एक कांस्टेंट मान लिया, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, c टाइम्स x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है और नीचे एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो हम क्या करें, मतलब पहले तो इफ़ यू वांट ऐसे तो कर ही सकते हैं, +2 बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये कर लेते हैं, तो चलो ये कर लेते हैं। पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 डी एक्स प्लस 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। ऑफ कोर्स आगे चल के जब हम और मेथड्स पढ़ेंगे तो इसको हम पार्शली ब्रेक करके भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें बिल्कुल बेसिक ही यूज़ करना है। वी आर सपोज टू यूज़ ओनली बेसिक मैनिपुलेशंस। तो ये तो एक्स रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से, तो एक्स रेज टू पावर -6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये तो हो गया एक्स रेज टू पावर -5 अपॉन -5 प्लस 2। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका तो ये है, एक्स रेज टू पावर 6 को हम पिक्चर में लेके आए, ठीक है, +1 लिखा माइनस एक्स रेज टू पावर 6 लिखा। एक तरीका ये है। अब ये मैनिपुलेशन तुम्हें लगेगा कि इतना कैसे सोच लिया हमने, तो कुछ भी नहीं, एक्स रेज टू पावर 6 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्यूब है, तो वहाँ से सोच लिया। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि एक्स रेज टू पावर 6 + 1 को
हम ऐसे देखेंगे तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो पहला टर्म है ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अलग कर दिया माइनस दूसरे वाले को अलग कर दिया एक्स रेज टू पावर 6 एक्स रेज टू पावर 6 कैंसिल -2 dx अपॉन ये अलग हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल। अब इसमें टर्म बाई टर्म अगर देखेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 ये हो गया, एक्स रेज टू पावर 4 हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 ये टर्म्स हो गए। तो फाइनली दिस इज -1/5 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये टर्म ऐसे सिंप्लीफाई हुआ तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अगला हो जाएगा 3x³ माइनस 1/5 एक्स रेज टू पावर 5। इन दोनों टर्म्स को मिला सकते हैं एक साथ क्योंकि सेम ही टर्म लिखा हुआ है, माइनस ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 विच इज sin x इंटू कॉस x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू एक देखो हमने फॉर्मूला ऐसे लिखाया था कि अगर cos में एंगल डबल हो रहा है 2 थीटा 4 थीटा ऐसे करके cos 2 रेज टू पावर n-1 थीटा तक, तो उसका फॉर्मूला ऐसे था साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स। मैं 11th में पढ़ूँ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं फिर भी लिख रहा हूँ, और साइन में द लीस्ट एंगल ये था। तो ये 3 कॉस के टर्म है और एंगल डबल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन में जो सबसे बड़ा एंगल है 4x उसका डबल 8x अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 3 है, इसको तो हमने अलग कर रखा है, ये पिक्चर में नहीं है, कॉस के टर्म्स ही होने चाहिए और साइन ऑफ लीस्ट एंगल, तो इन ये जो कॉस के टर्म्स हैं इसमें लीस्ट एंगल कौन सा है x, तो साइन ऑफ लीस्ट एंगल dx ये हो गया, ये और ये कैंसर, अल्टीमेटली साइन 8x को इंटीग्रेशन कर, तो ये 2³ 1/8 हो गया, साइन 8x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 8x, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो ये 8 और हो गया, तो ये आंसर हो गया। माइनस 8 × 8 64 लिख सकते हो। फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर एक्स, ln EX को लिख सकते हैं 1 + ln x dx। तो इसको तो तुम ऐसे सोच सकते हो, डिफरेंशिएशन में हमने बोला था एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव याद रखने के लिए, तो वो यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस सी। बस इसमें कोई मेथड या कोई टेक्निक नहीं है, ये तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बिकॉज हमने एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव याद रखने के लिए बोला था, वो बस अब डायरेक्टली यूज़ हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। अब कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखो अगर कॉस में कोई स्क्वायर टर्म लिखा है, जैसे मान लिया ये, ठीक है। 46 साइन में कोई स्क्वायर टर्म लिखा है, साइन स्क्वायर मान लिया,
7x 47, साइन में मान लिया कोई क्यूब लिखा है, कुछ भी 4x लिख लिया चलो, इंटू dx 48, अगर ऐसे लिखा है tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हैं और कुछ नहीं, tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x लिखा है। तो देखो cos स्क्वायर 2x में जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा का, वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो उसका मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर लिखा होगा तो उसको लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस ट्वाइस द एंगल tan x बाई 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लो, हाफ का इंटीग्रेशन x बाई 2, कॉस tan x का इंटीग्रेशन साइन tan x अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस c। दीज आर द फॉर्मूलाए। तो यहीं पे दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस में डबल द एंगल बाई 2। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन में डबल द एंगल 14x बाई 2 विच इज इक्वल्स टू x बाई 2 माइनस साइन कॉस का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस 14x अपॉन 28, 14 से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x से, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अंदर जो लीनियर एक्स में लिखा हुआ है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज़ इमैटेरियल। यहाँ पे तो हमने ये समझाया है कि साइन और कॉस के क्वाड्रेटिक टर्म को cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक से लीनियर हो गया। और अगर लीनियर टर्म है साइन या कॉस का तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड ये हो गया। थर्ड हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया था कि tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक ये हो गया। फोर्थ, अगर जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्यूबिक होगा तो 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जैसे साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से मतलब इसी फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको इधर लेके इसको लिख लें, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4। मतलब अगर साइन क्यूब थीटा लिखा है तो एक बार 3 आगे ले आओ, एक बार 3 अंदर ले जाओ और होल डिवाइडेड बाई 4। तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, एक बार 3 आगे ले आओ 3 साइन और 4x एज इट इज़, एक बार 3 अंदर ले जाओ तो साइन 12x होल डिवाइडेड बाई 4 dx। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन cos 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 cos 12x अपॉन 12 प्लस c, ये हो गया। 48 में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब tan स्क्वायर को कैसे ठिकाने लगाते हैं, इसको हम लिखते हैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके -1, और साइन स्क्वायर एक्स तो अभी हमने बताया था 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, ये 1 और ये माइनस हाफ क्लब हो जाएगा एक साथ, -3/2 हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 और -1 3/2x माइनस माइनस प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2x/2, एक 2 पहले से है तो इसलिए प्लस c। तो ये कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एप्लीकेशन हो गए।
48 क्वेश्चन 49th में ऐसे लिख लेते हैं x रूट 5x प्लस या क्यूब रूट ऑफ, मान लीजिए ये लिखा है x और अंदर क्यूब रूट ऑफ 5x प्लस 7 लिखा है। अगर केवल क्यूब रूट ऑफ 5x प्लस 7 होता तो हम उसको आराम से इंटीग्रेट कर लेते x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लिख के, ठीक है। केवल x होता तो भी कर लेते, बट इसको कैसे करेंगे? तो देखो इस x से हम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बाहर जो x लिखा है वहाँ से मेरे को 5x प्लस 7 बनाना है, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 5x बचेगा। और अगर हम बाहर 1/5 कर दें तो ये पूरा कुछ भी नहीं x लिखा हुआ है, ये तो पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म हो गया 5x प्लस 7 की पावर 1/3 dx, ये हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दिया तो इट विल बी 1/5 इंटीग्रेशन, ये अल्फ़ा रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4/3 dx। इसको अलग कर दिया -7/5 दिस इंटू दिस, और जो साथ में आया अब इसमें दोनों ही जगह x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लिख जाएगा। तो दिस इज 1/5 और रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये तो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लग गया। बट इसमें x नहीं है, इसमें लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड करना पड़ेगा, एक 5 और एक्स्ट्रा गया। ऐसे यहाँ पे -7/5 5x प्लस 7 रेज़ टू पावर 4/3 अपॉन 4/3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ये आंसर हो गया। अब ये तो देखो मैनिपुलेशन है इस पे, तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो पूरा हाफ सेंचुरी ही कंप्लीट कर देते हैं। फिफ्टियथ क्वेश्चन में मतलब ऐसे लिख लो dx² अपॉन 5 प्लस 7x²। तो देखो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ऊपर dx² लिखा है, ठीक है, और नीचे 5 प्लस 7x² लिखा है। तो नीचे दिखने में तो ऐसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप चीज़ लिखी है, बट ऊपर भी dx नहीं है, dx² है। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए t बोलूँ तो ये तो कुछ ऐसे लिखा है dt अपॉन 5 प्लस 7t, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे होता dx अपॉन 5 प्लस 7x², मान लिया दूसरा क्वेश्चन ऐसे होता, इसमें देखो डायरेक्टली हम x² को t नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर x² को मान लिया हमने t यहाँ लिख भी लिया तो यहाँ थोड़ा dt आ पाया, इसमें तो यहाँ पे भी dt आ गया। तो dt अपॉन लीनियर, तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला ln x होता है, तो ये तो हो जाएगा ln mod 5 प्लस 7t प्लस c, और कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड कर दिया। t किसको बोला था? x² को, तो ये आंसर हो गया। देखो इस तरीके से हमने x² को t बोल दिया, दैट इज़ ओनली वैलिड जब हमारे पास यहाँ पे भी dt बन गया। अगर dt बन गया तभी फॉर्मूला हो पाएगा, यहाँ पे ऐसे t नहीं बोल पाएंगे। अगर हम
मतलब अगर कोई बच्चा बोले ना कि इसको तो टी बोल देते हैं, फिर वो बोले कि 1/t का इंटीग्रेशन ln t हो गया, नहीं हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन ln t होगा अगर dt लिखा है साथ में, बट ये तो dt थोड़ा लिखा है साथ में। अगर ऐसे हो पाता फिर तो हम दुनिया का हर क्वेश्चन एक लाइन में कर देते। फिर तो हम क्या करते हैं कि दुनिया में कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो जो भी तुम्हारे दिमाग में है, हम उसको बोलते हैं कि ये तो टी है और टी का इंटीग्रेशन t²/2। ऐसे थोड़ा होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में मेरे को अंतर समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में से हमने 5 कॉमन निकाला, dx/1 + √7/5x का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो √7/5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो है तो एक कांस्टेंट में रूट लगाओ क्यूब रूट लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो ax + b जैसी चीज़ है जिसमें a का वैल्यू √7/5 है और b का वैल्यू 0 है, ठीक है। इस तरीके से तो 1/1 + x² जो है इसमें तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। tan इनवर्स न्यू आर्ग्यूमेंट 7/5x और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया प्लस c, ये आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरे को समझ में आना चाहिए कि किसी भी एक्सप्रेशन को t की तरह ट्रीट करके अगर हमने इंटीग्रेट किया तो साथ में हमें dt भी चाहिए होगा, तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ प्रैक्टिस फॉर बेसिक मैनिपुलेशंस। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, वेरिएबल को चेंज किया। सब्स्टिट्यूशन करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करें सब्स्टिट्यूशन? इन अ होप कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो इंटीग्रल आएगा वो दिखने में थोड़ा सिंपल होगा, जल्दी पहचान में आ जाएगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो बस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना इज़ द पर्पज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन the idea is to simplify the expression which is to be integrated। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हो गया कि चलो पहले लिख लेते हैं f(g(x) × g'(x) dx। मान लीजिए ये लिखा है तो हम क्या करेंगे, पुट gx = t, तो दैट विल इम्प्लाई dgx बराबर हो जाएगा dt। मतलब gx = t का मतलब क्या है कि हमने बोला है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है, तो दोनों का डिफरेंशियल एलिमेंट भी बराबर होगा, dgx = dt। अब dgx ये हमने इंटीग्रेशन में भी शुरू में बोला है, थर्ड पॉइंट में शायद या सेकंड पॉइंट में, और डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया था कि dgx इज़ नथिंग बट अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट साथ में लिख दो, इज इक्वल्स टू dt। तो प्रैक्टिस में हम ये वाली चीज़ लिखेंगे नहीं, यहाँ से सीधा ये लिखेंगे। मतलब तुम तो इसको डिफरेंशिएट करो, साथ में dx लिख दिया क्योंकि ये x का एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, साथ में dt लिख दिया। तो gx को डिफरेंशिएट किया, g' आ गया, साथ में dx लिख दिया। t को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, साथ में dt लिख दिया। अब g' dx जो है ये dt हो जाएगा, तो f(t) gx की जगह t वापस ला के रख दिया इंटू dt। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल आया ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है, दिख रहा है। ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ये तो काफ़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये तो काफ़ी कम्बरसम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो
इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर हमारा टी में आएगा इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके। ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या कर रहा है हमारे लिए, एक्स और टी को रिलेट कर रहा है आपस में, एक्स और टी के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम एक्स के एक्सप्रेशन को टी में भी टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड टी के एक्सप्रेशन को एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो अगर हमने ये क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन लगाया है, तो हमने इफेक्टिवली क्या किया है, एक्स वेरिएबल को पिक्चर से आउट करके टी को लेके आए, नए वेरिएबल टी को लेके आए। तो जब नए वेरिएबल टी को लेके आए हैं तो एक्सप्रेशन में एवरीथिंग शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब इसमें एक्स बचना नहीं चाहिए। तो अगर इसके अलावा यहाँ पे मान लिया एक और एक्स का फंक्शन पड़ा होता है एच एक्स मान लिया, तो हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज़ करके उस एक्स के एक्सप्रेशन को भी टी में कन्वर्ट करते। तो ये प्योरली टी का एक्सप्रेशन हो जाता, फिर इंटीग्रेट करते। मतलब एक बार हमने अगर सब्स्टिट्यूशन किया इंटीग्रेशन करने के लिए, तो उसमें जो पुराना वेरिएबल एक्स है उसको हम रहने नहीं देंगे, हम नए वेरिएबल के टर्म्स में ही सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि पुराना वेरिएबल और नए वेरिएबल में रिलेशन है। मतलब पुराना वेरिएबल जो होगा वो भी बेसिकली नए वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो फिर हम उसको लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे एच एक्स लिखा हो साथ में, तो उस एच एक्स को भी टी में कन्वर्ट करेंगे। ऑफकोर्स ऐसे नहीं कर सकते कि हम इतना पार्ट तो टी में कन्वर्ट कर लें और जो साथ में एच एक्स लिखा हो हम उसे कोई बाहर ही ना दें, उसको बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो पाता फिर अगेन हम दुनिया का हर क्वेश्चन एक लाइन में कर देते। हम तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते, एक्स बराबर टी, तो डी एक्स डी टी हो जाता है और बाकी सब कुछ जो लिखा होता है वो एक्स के टर्म्स में लिखा होता है, उसको हम बाहर निकाल देते, एक लाइन में इंटीग्रेट हो जाता है। बट ऐसा होगा नहीं। तो हमने क्या बोला कि अगर हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया तो जो पुराना वेरिएबल है उसके सारे टर्म्स को नए वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। पहली बात तो ये होगी। अब ये जो नया एक्सप्रेशन आया इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो टी के टर्म्स में आएगा, बट ओरिजिनल क्वेश्चन तो एक्स के टर्म्स में था, तो वो जो टी के टर्म्स में आंसर आया उसको हमने ये रिलेशन यूज़ करके वापस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, बस वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर है वो मान लिया एच टी प्लस सी आ गया। नाउ कन्वर्ट एच टी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें नोट क्या क्या है। If expression of x are converted into new variable t, then all terms of x must be converted into t for integration, into t for integration। ये हो गया हमारा नोट 1। फिर नोट 2, फाइनल आंसर मस्ट बी कन्वर्टेड या मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। मैं जिसके एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था उसी के टर्म्स में, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व था उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर बताएंगे। नोट 3, इन सब्स्टिट्यूशन
ट्राई टू रिमूव रेडिकल साइन, ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा। रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सब। सेकंड चीज, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दीज आर जस्ट लाइंस ऑफ थिंकिंग। तो अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, जैसे मैंने ई रेज़ टू पावर साइन एक्स लिखा है, तो उस कॉम्पोजिट फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट है साइन एक्स, उसको हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सिंपल फंक्शन बन जाए, दिखने में थोड़ा कम बल्कि लगे। तो ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ composite function if present, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शंस प्रेजेंट है तो उसको आर्ग्यूमेंट को हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, उसको हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि दिखने में एक्सप्रेशन थोड़ा कम बल्कि लगे, ठीक है। ट्राई टू सर्च फॉर एफ डैश पेयर, मतलब अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, बट हम यूजली किसी भी एक्सप्रेशन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि एफ एक्स मतलब कोई भी एक्सप्रेशन एंड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या। डेरिवेटिव हमारे लिए जब भी काम का है जब वो प्रेजेंट हो डी एक्स के साथ। तो जैसे इस वाले की एक्सप्रेशन की बात करें तो जी एक्स और उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स प्रेजेंट है। ये जो जी डैश एक्स है ये बेसिकली डी एक्स के साथ प्रेजेंट है, तभी ये किसी काम का है। अगर ये मान लिया डिनोमिनेटर में होता अपॉन जी डैश एक्स, तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन में कोई हेल्प नहीं करता, फिर और किसी मेथड से हो रहा होता क्वेश्चन। बट ये तो बेसिकली लाइन ऑफ थिंकिंग है। अगर मेरे को एफ डैश दिखाई दे कि यार ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो पहले तो हम देखेंगे डेरिवेटिव क्या डी एक्स के साथ में। अगर आंसर मिला हाँ, तो फिर हम एफ एक्स को टी रख देंगे, सही है। सर्च फॉर एफ डैश पेयर एंड इफ एफ डैश एक्स इज प्रेजेंट with dx, then substitute fx बराबर t। fx बराबर t मतलब कुछ भी t z कोई भी नया वेरिएबल। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, मान लिया अगर मैंने लिखा कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो देखो इसमें हमें क्या क्या दिखाई दिया, एक कॉस एक्स दिखाई दिया, एक साइन एक्स दिखाई दिया। कॉस एक्स और साइन एक्स एक दूसरे का डेरिवेटिव है। अब एग्जैक्टली डेरिवेटिव नहीं है, कॉस के डेरिवेटिव में एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, बट कांस्टेंट और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हम बाहर निकाल देंगे। आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ क्या है कि साइन और कॉस एक दूसरे का डेरिवेटिव है, एक दूसरे के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखा जा सकता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो थ्योरेटिकली तो हम कॉस एक्स को अगर एफ बोलें तो साइन एक्स एफ डैश के टर्म्स में आ जाएगा। अगर मैं साइन एक्स को एफ बोलूँ तो कॉस एक्स एफ डैश के टर्म्स में आ जाएगा। बट जैसा मैंने बोला कि एफ डैश हमारे जब ही काम का है जब वो डी एक्स के साथ हो। तो अगर मैं साइन एक्स को एफ बोलूँ तो जो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा ये डी एक्स के साथ तो है नहीं, ये तो इस वाले कॉस के आर्ग्यूमेंट के अंदर है, तो साइन एक्स को एफ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी देख सकते हैं जैसे कॉस ऑफ कॉस एक्स लिखा है तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, तो हम जी एक्स को टी रखने का सोचेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इस कॉस एक्स को टी रखा, ठीक है। क्या किया, कॉस एक्स बराबर टी रखा।
फिर हम लोगों ने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin x, साथ में dx लिख दिया, t को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1 टाइम्स dt, तो कन्वर्ट कर दिया, इसको लिख दिया cos, अंदर वाले cos x को लिख दिया t, sin x dx हो गया माइनस dt, माइनस को अगर इधर ले तो माइनस dt। अब ये तो दिखने में बहुत आसान सा हो गया, cos x वाले फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि cos t के साथ dt लिखा है, cos t के साथ dx लिखा होता तब तो गड़बड़ था। ठीक है, तो cos t dt लिखा है तो cos वाला फॉर्मूला क्या होता है sin x, तो यहाँ पे sin t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin t प्लस c इंटीग्रेशन, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, माइनस साइन t क्या है cos x, तो c ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ cos x प्लस c। ये हो गया हमारे लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब 7th रूट ऑफ 5 प्लस 9x रेज़ टू पावर 4 dx। इसमें देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, पहले तो मेरे को ये देखना चाहिए कि 5 प्लस 9x रेज़ टू पावर 4 ये बल्कि टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की, टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि x रेज़ टू पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x क्यूब आएगा, सही है, x क्यूब dx के साथ में भी है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं x रेज़ टू पावर 4 को t रखते हैं। अच्छा, x रेज़ टू पावर 4 को रखने की बजाय इस पूरे को भी रख सकते हैं 5 प्लस 9x रेज़ टू पावर 4 को, तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, लेट 5 प्लस 9x रेज़ टू पावर 4 बराबर t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो 36x क्यूब, साथ में dx लिख दिया 1 dt। अगर देखो इससे छुटकारा पाना चाहो, ठीक है, इस अंदर वाले को फिर हम t की जगह t रेज़ टू पावर 7 भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको t रेज़ टू पावर 7 बोल दिया, तो अगर t रेज़ टू पावर 7 बोला तो फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे t रेज़ टू पावर 7 का डेरिवेटिव कितना होगा 7 इंटू टी रेज़ टू पावर 6, साथ में dt लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लिया। सो दिस विल इम्प्लाई एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, 36 को उधर ले गए तो 7/36 कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल दिया, साथ में क्या बचेगा टी रेज़ टू पावर 6 dt, तो टी रेज़ टू पावर 6 dt, ये तो इसका इलाज हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 5 प्लस दिस रेज़ टू पावर 1/7, तो टी रेज़ टू पावर 7 की पावर 1/7, तो ये हो गया 7/36, इंटीग्रेशन में टोटल टी रेज़ टू पावर 7 ही बचेगा, ये टी हो गया टी रेज़ टू पावर 6 इंटू टी रेज़ टू पावर 7, तो दिस इज 7/36, टी रेज़ टू पावर 7 का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू पावर 8/8 प्लस c, ये हो गया, तो 7/36 इंटू 8 टी रेज़ टू पावर 6, टी क्या है यहाँ से 5 प्लस 9x रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/7, और ये पावर 8 हो गया तो 8/7 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को क्लिक कर जाना चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x लिखा है तो वो कम्बरसम टर्म भी है, वो क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन भी है, तो हम इसलिए tan इनवर्स x को ही t रखेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इधर हो जाएगा dt। तो अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर होता तो हमारे किसी काम का नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पाता, अब लग जाएगा e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x हो गया t, और ये पूरा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt।
ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन विल बी ई रेस्ट पावर टी डी टी, सॉरी ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में ई रेस्ट पावर टी प्लस सी, दैट इज ई रेस्ट पावर टी क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 5 + 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx, मान लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे सोचेंगे। एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका डेरिवेटिव 2x आएगा, मतलब x के टर्म्स में आएगा, तो वो एक x तो यहाँ पे है, दूसरा एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं। पहले वाले टर्म को तो 5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसको अलग कर दिया, प्लस 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसको अलग कर दिया। इसमें हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में 7 को बाहर निकाला तो 1 आ गया, प्लस इसको ऐसे लिख लिया x अपॉन √7 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख लिया, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा tan इनवर्स वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस ये x की जगह लीनियर x है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को t बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx बराबर dt, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x dx को क्या लिख सकते हैं, x dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो x dx की जगह लिख सकते हैं dt अपॉन 2। अब 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख लिया t, सो दिस इज 3/2। 1/t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, ये तो 1/x वाले फॉर्मूले से हो जाएगा जो होता है ln mod x, तो यहाँ ln mod t प्लस c, तो दैट विल बी 3/2 ln t किसको बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा 5/7 इंटू ये बेसिक मैनिपुलेशन वाले फॉर्मूले से सीधा सीधा हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह ये हो जाएगा और 1/√7 से डिवाइड कर दें, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √7 से एक कम कर दिया, 5/√7 tan इनवर्स x अपॉन √7 प्लस ये कितना बचा 3/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5, 1 + x का होल स्क्वायर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ऊपर 1 + x स्क्वायर को ओपन कर लिया, 1 + x के होल स्क्वायर को अपॉन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये हो गया। अब इसमें देखो हम सोचेंगे कैसे, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को तो हम ठिकाने लगा सकते हैं डिनोमिनेटर जनरेट करके, इसलिए हमने +9 कर लिया। ठीक है, -8 करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट में 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2x
अलग कर दिया, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। तो पहले वाले टर्म में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो गया तो 1 dx आ गया। दूसरे वाले में कितना होगा, 8 टाइम्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 9 कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें भी tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और तीसरे वाले को बिल्कुल अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 8/9 tan इनवर्स x/3 अपॉन 1/3 प्लस इसमें हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t बोल दिया तो 2x dx विल बी dt। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dt अपॉन t। 2x dx न्यूमरेटर वाला dt हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 t हो गया। तो dt अपॉन ln t हो जाएगा ln mod t प्लस c। ln आंसर जो है उसको वापस x में कन्वर्ट किया तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है तो आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर, मतलब लगा दिया तो कोई गड़बड़ भी नहीं है, बट ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो देयर इज नो नीड। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मान लिया हम बोलें कि e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 dx, ये हो गया। तो इसमें देखो एक तो ऊपर नीचे e रेज टू पावर x है, तो एक थॉट तो हमारे दिमाग में ये जा सकता है कि हम ऊपर नीचे प्लस वन, ऊपर जो है वो +1 -1 करके सेपरेट कर दें, वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा एफ डैश वाले पेयर से हम देख सकते हैं कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x ही होगा। और जैसे मैंने बोला कि जो डेरिवेटिव f डैश होगा वो dx के साथ होना चाहिए, तो ये वाला e रेज टू पावर x f डैश की तरह काम कर रहा है, ये वाला e रेज टू पावर x f की तरह काम कर रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए e रेज टू पावर x को t रख दिया। अच्छा, e रेज टू पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, तो e रेज टू पावर x प्लस 1 पूरे को t रख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो e रेज टू पावर x साथ में dx, राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट किया dt। तो दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर x dx, इसकी जगह पे लिख दिया dt। डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर x प्लस 1 को क्या बोला था, t। तो दिस विल बी ln mod t प्लस c। सो दैट विल बी ln mod t का मतलब क्या है, e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस c। बस ये आंसर हो गया। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि e रेज टू पावर x प्लस 1 भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर केवल ऐसे लिखा होता 1 प्लस ई रेज टू पावर 4x, मान लीजिए केवल ऐसे लिखा होता, पहले वाले में तो ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल था, इस बार नहीं है, तो देखो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमने क्या किया, ई रेज टू पावर -4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा ई रेज टू पावर -4x प्लस इधर 1 रह जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो गया। x की जगह अगर -x लिखा है तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो इसमें इस बार हमने e रेज टू पावर -4x प्लस 1 को t बोल दिया, तो -4 e रेज टू पावर -4x dx dt हो गया। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं -1/4 dt अपॉन t, विच इज़ -1/4 ln mod t प्लस c, विच इज़ -1/4 ln mod t हो गया e रेज टू पावर -4x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया। अब इसको चाहो तो एलसीएम लेके अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इसको 1/e रेज टू पावर 4x लिख लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर
सेपरेट कर दिया वो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर लिखा है ई रेस्ट पर 3x माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पर 3x प्लस 1 dx। देखो ये सब मैनिपुलेशन है। अगर तुम्हें पहली बार में लग रहा है कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैं बार बार क्या बोलूँ, इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लिक करेंगे। तो इसको करने का देखो एक तरीका तो ये है कि मैं ई रेस्ट पर 3x को अलग कर दूँ, 1 को अलग कर दूँ। तो ई रेस्ट पर 3x अपॉन जो ई रेस्ट पर 3x प्लस 1 आएगा वो तो पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, 6th क्वेश्चन की तरह, और 1 अपॉन ये जो है वो 7th क्वेश्चन की तरह हो गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं। हम सॉल्व कैसे करेंगे, ई रेस्ट पर 3x का आधा, मतलब आधा नहीं, स्क्वायर रूट, ई रेस्ट पर 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस्ट पर 3x/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई रेस्ट पर 3x/2 न्यूमरेटर से कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 3x/2 और यहाँ बचेगा माइनस 3x/2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 3x/2 कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा 3x/2 और ये हो जाएगा प्लस ई रेस्ट पर माइनस 3x/2 dx। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ अभी समझ में आ जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल। अब जो डिनोमिनेटर में है ई रेस्ट पर 3x/2 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 3x/2, इसको टी रख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3/2 ई रेस्ट पर 3x/2। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 3/2 चेन रूल से, साथ में dx बराबर dt। इसमें अगर हम 3/2 कॉमन निकालें तो यही बच गया पूरा। तो उसका मतलब क्या है कि दिस एक्सप्रेशन इज 2/3। 3/2 कॉमन निकाल के उधर ले गए, तो दिस माइनस दिस dx हो गया 2/3 dt अपॉन इस पूरे को t बोल रखा है। तो अब ये ln t प्लस c, सो दिस इज 2/3 ln mod, किसको t बोला था, इसको, ई रेस्ट पर 3x/2 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 3x/2 प्लस c, यही आंसर होगा।